एक ही ऐसा म्यूचुअल फंड है जिसके अंदर आपको इन्वेस्ट करने से टैक्स सेविंग की बेनिफिट मिलती है, वो है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। तो आज हम इसके बारे में ही बात कर रहे हैं। इसके फैक्टर्स और बेनिफिट के बारे में जानने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैं इसके बारे में आपको एक दो ऐसी ज़बरदस्त चीज़ बताऊंगा जिसके बारे में यूट्यूब में बहुत कम लोगों ने बात की है। इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट करने से पहले आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, मैं आपको ये कुछ पैरामीटर्स पे बता देता हूँ। एंड डिपेंडिंग ऑन कि फिर आपको क्या सूट करता है, आपका क्या रिस्क एपेटाइट, रिटर्न, टाइम है, आप उस हिसाब से चूज़ कर सकते हो। तो अगर सबसे पहले बात करें लॉक इन की, तो लॉक इन अगर आप देखोगे तो ELSS के अंदर 3 इयर्स की लॉक इन आती है। उसके पहले आप इसमें पैसा रिडीम नहीं कर सकते हो। और अगर मैं इसी सेगमेंट में जो हम टैक्स सेविंग की बात करें, अगर इसके अंडर मैं अदर सेगमेंट में बात करूँ, जैसे आपका FD है, वहाँ पे 5 साल की लॉकिंग होती है, PPF में 15 साल की लॉकिंग, NPS में तो आप बिफोर रिटायरमेंट पैसा निकाल ही नहीं सकते हो। तो ये अपने अदर सेगमेंट में जो टैक्स सेविंग की बेनिफिट देता है उसमें भी ELSS की लॉक इन सबसे कम है। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ ELSS दिखाऊंगा जिसमें मैं आपको कंपेयर करके दिखाऊंगा कुछ पैरामीटर्स पे कि आप एक अच्छा ELSS फंड कैसे चूज कर सकते हो। अब अगर हम सेकंड पैरामीटर की बात करें जो है रिटर्न की, तो सिंस आपका पैसा यहाँ पे इक्विटी सेगमेंट में एक्सपोज्ड है तो रिटर्न थोड़ा अच्छा होता है। यहाँ पे आपको एवरेज रिटर्न 13-14%, इवन उससे भी ज़्यादा मिल सकते हैं। मैं एवरेज रिटर्न की बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर FD की बात करें तो अगेन वहाँ पे 5-6% रिटर्न है। PPF में 8% तक का रिटर्न आता है और NPS के अंदर भी आपको 8-12% का रिटर्न आता है, क्योंकि अगेन यहाँ पे पैसा आपका इक्विटी सेगमेंट में एक्सपोज्ड होता है NPS के भी केस में। मैं आपको ELSS की अलग अलग कंपैरिजन भी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जनरली अगर आप ELSS जाते हो तो आप टैक्स सेविंग के लिए जाते हो और ये तीनों भी इसी 80C के अंदर टैक्स सेविंग के ऑप्शन में आते हैं। अगर आप इनकम टैक्स के सारे डिडक्शंस एंड ऑल के बारे में जानना चाहते हो तो मैंने इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हो। अब अगर हम रिस्क की बात करें तो ELSS के अंदर अगेन आपका पैसा इक्विटी सेगमेंट में एक्सपोज्ड है तो रिस्क तो यहाँ पे है ही, लेकिन उस रिस्क को आप मिटिगेट कैसे कर सकते हो अगर आप ज़्यादा टाइम के लिए इन्वेस्टेड हो। जैसे 3 साल की तो लॉक इन है ही, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा अगर आप ELSS के लिए ऑप्ट कर रहे हो तो आप मिनिमम 4 to 5 ईयर्स लेके चलो, एटलीस्ट 4 ईयर्स। अगर आप SIP कर रहे हो, ये मैं आपको बताऊँगा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि अगर आप SIP कर रहे हो तो आप 4 साल लेके चलो। अगर आप मिनिमम 3 to 5 ईयर्स लेके चलते हो तो ये लॉन्ग टर्म में आपको रिस्क मिटिगेट करने में हेल्प करता है। अगर FD में देखें वहाँ भी लो है, PPF के अंदर भी लो है, लेकिन NPS में भी पैसा आपका इक्विटी सेगमेंट में एक्सपोज रहता है तो अगेन वहाँ पे भी मॉडरेट रिस्क रहता है। अब अगर टैक्स की बात करें तो चारों के ही अंदर आपको 80C के अंदर इन्वेस्टमेंट में तो आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, मतलब आप अगर जितने भी आपकी इनकम होगी उसके अंदर आपको ये टैक्स बेनिफिट मिलेगा, लेकिन इसके जो इन्वेस्टमेंट पे आपको रिटर्न मिलेंगे उसमें टैक्स बेनिफिट है या नहीं। तो FD में तो नहीं है, आपको यहाँ पे टैक्स देना पड़ता है। PPF आपका एग्जाम्प्ट में आता है तो यहाँ आपको टैक्स बेनिफिट है, यहाँ आपको टैक्स नहीं लगता है आपके इन्वेस्टमेंट प्लस रिटर्न्स पे। NPS में भी आपको टैक्स नहीं लगता है। ELSS के अंदर टैक्स में कंडीशन आ जाता है कि ऑलरेडी यहाँ 3 इयर्स की लॉक इन है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स होगा नहीं, क्योंकि आप सेम ईयर नहीं निकाल रहे हो। तो अगर इन्वेस्टमेंट के आप 1 साल बाद निकाल रहे हो तो आपको वहाँ पे टोटल अमाउंट 1 लाख से ज़्यादा होता है तो उस पर आपको 10% का कैपिटल गेन टैक्स लगता है। अगर आपका टोटल अमाउंट 1,10,000 हो गया तो 1 लाख तो फ्री है, इस 10,000 पे आपको 10% का टैक्स लगेगा। तो ये सारे फैक्टर्स का आपको ध्यान रखना चाहिए फॉर इन्वेस्टिंग इन ELSS। इसमें मैंने आपको 3 बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बताए हैं जो हर इन्वेस्टमेंट से पहले ध्यान रखना चाहिए, वो है रिटर्न, रिस्क और टाइम के बारे में। मैंने आपको इसमें शॉर्ट में कंपैरिजन भी बता दिया ताकि वो आपके लिए हेल्पफुल हो। अब अगर इसके बेनिफिट्स की बात करें तो ऑलरेडी हमने हाई रिटर्न्स की तो बात करी ली, लेकिन मैं आपको 2-3 एक्स्ट्रा बेनिफिट बताता हूँ। सिंस ELSS एक म्यूचुअल फंड की कैटेगरी है तो आपको यहाँ पे म्यूचुअल फंड में जो डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट है वो आपको ELSS के अंदर भी मिलता है। आपका पैसा एक पोर्टफोलियो के अंदर डाइवर्स वे में इन्वेस्ट किया जाता है जिसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इक्विटी, डेट, अलग अलग सेगमेंट में आपका पैसा इन्वेस्ट होता है। फिर यहाँ पे एक और बेनिफिट है कि आपको फंड मैनेजर का बेनिफिट मिलता है, मतलब एक प्रोफेशनल आदमी आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो मैनेज कर रहा है। अगर अदर इन्वेस्टमेंट से कंपैरिजन करें तो अदर इन्वेस्टमेंट में जो आपको टैक्स बेनिफिट नहीं है वो ELSS के केस में आपको टैक्स बेनिफिट भी मिल जाता है। तो ये भी इसका एक अच्छा बेनिफिट है कि आप म्यूचुअल फंड सेगमेंट में रह के भी टैक्स बेनिफिट ले सकते हो। अगर मैं यहाँ पे एक और पॉइंट ऐड करूँ तो दैट विल बी अ डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग। आप डिसिप्लिन वे में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हो। ये थे इसके फैक्टर्स और बेनिफिट जो आपको ELSS में इन्वेस्ट करने से पहले ध्यान रखना चाहिए। एक और चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ जो कन्फ्यूजन हो सकता है वो है लमसम और SIP किस में जाना चाहिए। तो अगर आप SIP ऑप्ट करते हो तो आपको मार्केट में एवरेज कॉस्ट का बेनिफिट मिलता है, तो लमसम के केस में आपको ये बेनिफिट नहीं है। एक और चीज़ ऐड कर देता हूँ कि अगर मैं लॉक इन की बात करूँ, अगर लमसम में सपोज इन्वेस्ट करो, आपने 1 फरवरी 2022 में इन्वेस्ट की तो आपका 3 साल 2025 में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन SIP के केस में क्या होगा कि आपके हर इंस्टॉलमेंट का 1 साल होना चाहिए। तो जो आप लास्ट इंस्टॉलमेंट दिए हो सपोज 2 February 2025 में, तो उसका 1 साल कब होगा? 2026 में। तो SIP के केस में लॉक इन ऐसे काम करता है, तो आपका 1 साल ज़्यादा पैसा रहता है। लेकिन अच्छा है सिंस आपका पैसा इक्विटी सेगमेंट में एक्सपोज्ड है तो अगर आप 3 साल से आगे जा रहे हो, 4 साल या 5 साल के लिए, तो आपको रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे और आपका रिस्क भी कम हो जाता है।
आपको यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ जो बहुत कम लोग बताते हैं कि म्यूचुअल फंड के अंदर जब आप ELSS सेगमेंट में इन्वेस्ट करते हो तो वहाँ पे टाइप ऑफ फंड होता है, मतलब डिपेंड करता है कि आप अगर ELSS में जा रहे हो तो वहाँ पे आप ग्रोथ चूज़ करते हो या आप एक होता है डिविडेंड वाला। तो इस दोनों में फ़र्क क्या होता है? अगर आप ग्रोथ में जाओगे तो यहाँ पे आपका पैसे से जो भी आपको बेनिफिट होता है वो री इन्वेस्ट होता है, तो आपको यहाँ पे कंपाउंडिंग की बेनिफिट मिलती है। मतलब अगर आपको 10% का रिटर्न मिल रहा है तो इस साल आपको 1 लाख पे 1,10,000 हुआ, अगले साल आपको इस 1,10,000 पे और 10% मिलेगा, तो यहाँ पे आपको कंपाउंडिंग बेनिफिट रहती है। लेकिन ये जो डिविडेंड वाला फंड होता है यहाँ पे आपको कंपाउंडिंग बेनिफिट नहीं मिल पाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको डिविडेंड पे आउट होता है। मतलब अगर आपने इन्वेस्ट करा तो भी आपकी डिविडेंड आएगी, वो आपको डिविडेंड मिल जाता है। तो आप यहाँ पे बोलोगे हम तो फिर से डिविडेंड को री इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर से वहाँ पे लॉक इन वाला फंड आ जाएगा, फिर आपको उतने दिन तक इन्वेस्ट रहना पड़ेगा। तो अगर आप इक्विटी सेगमेंट में जा ही रहे हो तो बेटर है ग्रोथ में जाना देन डिविडेंड में। और इस डिविडेंड का नाम अब डिविडेंड नहीं रह गया, अब आप कहीं भी चेक करोगे तो इसका नाम है IDCW, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विथड्रॉ। मतलब यहाँ पे आपको वो डिविडेंड पे आउट हो जाता है। यहाँ पे आप चूज़ भी कर सकते हो कि आप डिविडेंड लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते हो, लेकिन अगेन वो म्यूचुअल फंड हाउस पे डिपेंड करेगा। मैं आपको ये क्विकली एक दिखा भी देता हूँ। मनी कंट्रोल पे जैसे मैंने ये ओपन कर रखा है, तो आप यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन है आप उसके अंदर देखोगे कि ये जो ओपन है ये ग्रोथ है। जनरली आप जब भी कोई ओपन करोगे तो ग्रोथ ओपन होगा। यहाँ पे आपको IDCW दिख रहा होगा, तो आप इस पर सेलेक्ट करके गो क्लिक करोगे तो इसका वो वाला ओपन हो जाएगा। फिर इसके अंदर आप एक्सपेंस रेशियो, पोर्टफोलियो सब कुछ आप चेक कर सकते हो। अब मैं आपको एक्सेल पे ले जाके कुछ फंड्स दिखाता हूँ और उनकी कंपैरिजन करता हूँ, बट उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, अगर आप 80C के अंदर टैक्स सेविंग बेनिफिट से स्पेशली इन्वेस्ट करना चाहते हो कि मैं इन्वेस्ट करूँगा और मुझे 80C का टैक्स बेनिफिट मिलेगा, तो आप ध्यान रखो कि अगर आपको 1.5 लाख का बेनिफिट मिल रहा है तो आपने ऑलरेडी शायद LIC ले रखी होगी, आप FD कर रखे होगे। तो आप जो भी करके रखे हो, सपोज आपने 30,000 की LIC ली है, 70,000 FD में किया है, तो आप 1 लाख ऑलरेडी बेनिफिट ले रहे हो, तो आपको सिर्फ 50,000 बचा है। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप ELSS के अंदर पूरा 1.5 लाख इन्वेस्ट करो, आप ओनली 50,000 भी करोगे तो आपको ये टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा। और अगर आपका 1.5 लाख ऑलरेडी फिल है टैक्स बेनिफिट से, तो ज़रूरी नहीं है आपको ELSS के अंदर इन्वेस्ट करना, आप अदर बेटर म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आप चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे मैंने अलग अलग पैरामीटर्स रखा है, लाइक कितने मंथ्स का रिटर्न है, 1 मंथ, 3 मंथ्स, 1 ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर्स, मैंने अलग अलग टाइम स्पैन में ये रिटर्न्स लिया है। और आप यहाँ पे देखोगे एक क्रिसिल रैंक भी है जो आप देख रहे होगे, 4 है, 5 है। ये एक सेबी रेगुलेटेड रैंकिंग कंपनीज है जो अलग अलग म्यूचुअल फंड्स को रैंक करती है बेस्ड ऑन देयर क्वालिटीज़ एंड क्वांटिटीज़। इस रैंकिंग से भी आपको पता चलेगा कौन सा म्यूचुअल फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है। अब मैं यहाँ पे आपको अगर आदित्य बिरला का दिखाऊं तो इसका जो AUM है, मतलब अंडर मैनेजमेंट, तो ये अराउंड 420 CR का जाता है। और इसमें आप रिटर्न्स देखोगे कि आपको कितना रिटर्न्स मिला है, तो 2 ईयर्स में आपको दिखेगा 10% का, 3 ईयर्स में भी। तो इस तरह से आप इसके हर ईयर के रिटर्न्स को कंपैरिजन कर सकते हो। और यहाँ पे एक और ये एसेट टैक्स सेवर फंड है, इसमें आप देखोगे तो इनका AUM यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, और लेकिन इसके रिटर्न्स जो है ये भी रिटर्न्स अच्छे हैं। मैं आपको एवरेज 13-14% का आपको रिटर्न्स बता रहा था, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इन्होंने 1 ईयर में 19%, 2 ईयर में 28% तक का रिटर्न दिया है। अब जो हाईलाइटेड आपको येलो में दिख रहा होगा दैट इज़ क्वांट टैक्स प्लान, वो ऑब्वियसली इसलिए क्योंकि इसके आप रिटर्न्स देखो, ये बहुत तगड़े रिटर्न्स दिया है, 49%, 56%, 40%, और आप इसकी रैंकिंग भी यहाँ पे देख सकते हो। तो इस तरह से आप अलग अलग ELSS फंड को उसकी रैंकिंग और उसके कितने रिटर्न्स आ रहे हैं इस बेसिस पे आप कंपेयर कर सकते हो। तो दैट्स इट। अगर आप जानना चाहते हो कि आप म्यूचुअल फंड से शिफ्ट करके इंडेक्स फंड में जाओगे तो आप वहाँ पे अपना रिटर्न कैसे इंक्रीज कर सकते हो, तो आप इसके लिए मेरा राइट वाले वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हैं।